अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी। आज का जो टॉपिक है ये है 18th सेंचुरी का ड्रामा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला था, क्रिटिसाइज़ भी किया था कि मैं सारे पॉइंट्स जो है वो डॉक्टर बी आर मलिक की बुक से पढ़ रही हूँ, तो मैं उनको क्रेडिट नहीं कर रही। ठीक है, अब मैं उसके बाद ना अपने सारे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी मैं जिस बुक से और जिस जिस नोट से मैं पढ़ रही हूँ। उसके अलावा अगर आपके पास वो बुक ऑलरेडी है, ठीक है, और आपको वो समझ आ रही है ठीक से, आपको नहीं लगता कि आपको कोई उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो आप प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, यहीं स्किप कर दें। पर अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे मेंशन नहीं है, जो ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए थी, या कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ से आपको पढ़कर इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको एंड पे वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। 18th सेंचुरी ड्रामा, ओवरऑल अगर हम 18th सेंचुरी ड्रामा की बात करें ना, तो हमने देखा था कि नॉवल इस टाइम पे पीक पे जा रहा था, लेकिन ना ड्रामा उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। ठीक है, अब इट वाज नॉट ऑफ अ हाई ऑर्डर और इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था उसके ना, और मतलब इसका जो लास्ट था ना, उसमें तो वो बिल्कुल ही ना अपने ना एंड पे था। इसके दो रीज़न्स हमारे पास थे। पहला मेन रीज़न था लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। ये एक ना जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक एक्ट दिया था 1737 में। उसके अकॉर्डिंग ना इन्होंने एक कमेटी बना दी थी कि ये जब भी कोई ड्रामा बनेगा तो वो थिएटर में ना ऑडियंस को दिखाने से पहले उस कमेटी को दिखाया जाएगा। ठीक है, वो कमेटी बैठेगी, उसको देखेगी, उसको अच्छे से वो ऑब्जर्व करेगी, उसको क्रिटिसाइज़ करेगी कि ना कि उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या कोई ऐसी बात जो कोई छोटी सी भी कंट्रोवर्सी बना सकती है, या किसी ग्रुप को, ठीक है, किसी सोशल ग्रुप को टारगेट तो नहीं करी। तो ये जो एक्ट था ना, इसकी वजह से ना जो ड्रामेटिस्ट थे वो बहुत बाउंड हो गए थे कि वो फ्रीली कुछ लिख नहीं सकते थे। और दूसरा ये कि कुछ ऐसे भी ड्रामाज होते थे जिनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन कुछ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते थे कि उनके पर्सपेक्टिव से ना जो ड्रामा होता था वो किसी सोशल ग्रुप या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा होता था, हालांकि वो एक्चुअल में होता नहीं था। तो वो उसको कह देते थे कि ये ना परफेक्ट नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, तो उसको फिर ना वहीं पे रोक दिया जाता था। दूसरा था न्यू इमर्जिंग मिडिल क्लास। अब ये जो मिडिल क्लास थी ना, ये उस टाइम पे न्यू इमर्ज कर रही थी, और इन्होंने क्या किया था, इनके जो अपने जो क्रिटिक हैं वो इनको डल और स्टूपिड व्यूज़ कहते हैं, कि उन्होंने अपने व्यूज़ को ना इम्पोज कर दिया था थिएटर की थीम्स पे। अब ये हम आगे बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से इम्पोज किया था। ट्रेजेडी की अगर बात करें तो इस टाइम पे रोमांटिक ट्रेजेडी भी प्रोड्यूस हो रही थी, क्लासिकल ट्रेजेडी भी प्रोड्यूस हो रही थी। अब जो रोमांटिक ट्रेजेडी थी ये एलिजाबेथन वे ऑफ राइटिंग को फॉलो कर रहे थे, जबकि क्लासिकल ये फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे। अब रोमांटिक में जो थे, इसमें ना बहुत ही इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड से प्लॉट्स होते थे, ठीक है, बीच में सब प्लॉट्स होंगे, और हॉरर और वॉयलेंस को स्टेज पे दिखाया जाता था। जबकि क्लासिकल में एक सिंगल एक्शन होता था, उसके अंदर सब प्लॉट्स नहीं होते थे, ठीक है, कोई फर्दर शॉर्ट स्टोरी, कोई सब प्लॉट नहीं होता था, एक ही स्टोरी होती थी जिसको ना बड़ी बड़ी ना स्पीचेस के थ्रू डिलीवर किया जाता था और एक्शंस के थ्रू डिलीवर किया जाता था। ठीक है, एक के बाद एक आराम आराम से जो सिंगल एक्शन होता था वो अनफोल्ड होता रहता था। इसकी एग्जाम्पल रोमांटिक में हमें ऑलवेज की वेनिस प्रिजर्व्ड मिलती है एग्जाम्पल इसी एज में, और क्लासिकल में हमें डॉक्टर जॉनसन की आयरीन मिलती है। अगर हम कॉमेडी देखें तो ट्रेजेडी तो फिर इस एज की थोड़ी बेहतर थी, कॉमेडी का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था, क्योंकि कॉमेडी इटसेल्फ कॉमेडी रही नहीं थी, ये बहुत डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही थी, क्योंकि ना इसमें इन्होंने एक नया कॉमेडी का एक नया इन्होंने टाइप दी थी, वो थी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ठीक है, अब इसमें ना क्या था, सेंटिमेंटलिज्म इन्होंने शो किया था। ये जो सेंटिमेंटल कॉमेडी थी बेसिकली ना, इसमें इमोशंस को बड़ा हाईलाइट किया जाता था। ठीक है, इमोशंस को इतना हाईलाइट किया जाता था कि लोग, बजाय इसके कि लोग हंसें कॉमेडी को देख के, लोगों को ना बहुत ही वो सीरियस हो जाते थे, रोने वाले हो जाते थे। और इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि जो न्यू इमर्जिंग मिडिल क्लास थी, उन्होंने अपने आप को इम्पोज कर दिया था इसके ऊपर, ठीक है, थिएटर की थीम्स के ऊपर। तो यही इन्होंने क्या कहा था कि जो ह्यूमन है वो
खुद बुरा नहीं होता, ठीक है। अब कोई भी ह्यूमन है वो इनहेरेंटली गुड होता है, खुद वो जब वो पैदा होता है वो अच्छा होता है, उसके बाद भी वो अच्छा होता है। उससे जो चीज़ें बुरी होती हैं ना वो खुद नहीं करता, वो उसके इर्द गिर्द की जो बैड एग्जांपल्स वगैरह, मतलब उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं ना, या फिर समटाइम्स जो फेट होता है वो उससे बुरी चीज़ें करवाता है, वो खुद कुछ नहीं करता, उसकी अपनी कोई गलती नहीं होती। तो अच्छा, मुझे यहाँ कमेंट्स में बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में। उसके बाद जो राइटर्स इसको फॉलो कर रहे थे उनमें पहला नाम था रिचर्ड स्टील का, फिर हैं कोरे साइबर हैं, ह्यू केली हैं, रिचर्ड कम्बरलैंड है। मैं यहाँ पे मैंने मेंशन तो नहीं की सेंटिमेंटल कॉमेडी के करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन मैं कुछ बता देती हूँ, आप अपने पास ना पेज के ऊपर नोट कर लो। इसमें ना मैंने जैसे बताया है, जो कोई मिसफॉर्चून हो गया ना स्टोरी के अंदर, तो उसमें ना जो सिंपैथी उसको देख के अराउज होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ओवरली एम्फेसिस किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसके अंदर इमोशंस को बहुत ज़्यादा ओवरली एम्फेसिस किया हुआ था। इसके अंदर कोई मिडिल क्लास, जैसे हम बात करते हैं द मिडिल क्लास, द न्यू इमर्जिंग मिडिल क्लास, तो इन्होंने ना इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता था, जो कि और उसके साथ ना एक के बाद एक बुरी चीज़ें होती रहती थी, जो उसका बेसिकली मॉरल ट्रायल्स होते थे, एक के बाद एक चीज़ उसके साथ बुरी होती रहती थी, ठीक है। लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती थी, वो सब कुछ ना उसके इर्द गिर्द की उसकी जो सराउंडिंग्स है ना, वो चीज़ें उससे करवा रही होती थी, या वो उसके साथ हो रहे होते थे मिसफॉर्चून्स। इनमें से हम सिर्फ रिचर्ड स्टील को डिस्कस करेंगे। रिचर्ड स्टील ने बहुत ही ज़्यादा ना प्रेज किया था, एक्सटॉल्ट किया था डोमेस्टिक वर्च्यूज़ को, ठीक है, मिडिल क्लास लाइफ को ही दिखाते हुए, और डायडैक्टिक ऑब्जेक्ट्स थे। अब बजाय इसके कि इनके एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्ट्स होते, ये ना इनका जो पर्पस होता था वो होता था लोगों को कोई सबक दिया जाए। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि इन्होंने ना कोशिश की थी प्रूव करने की कि जो मॉरलिटी है, ठीक है, मॉरली एक बंदा एक बहुत ही अगर चालाक, ठीक है, बहुत चालाक क्लेवर बंदा है, वो मॉरली ठीक हो सकता है, ठीक है, यानी ये कि मॉरलिटी और शार्पनेस ऑफ इंटेलिजेंस एक साथ चल सकती है। अब आप मुझे बताओ कि अगर इनको क्यों प्रूव करना पड़ा था, ऐसा क्यों माना जाता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। फिर उसके बाद इनकी जो नॉवल, इनका जो ड्रामा था उसके अंदर इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील होती थी लोगों को प्रोटैगनिस्ट के लिए। उसके अलावा इनके वर्क्स के अकॉर्डिंगली जो सिंप्लिसिटी होती है माइंड की, फ्रेंडशिप, गुड नेचर और ऑनर है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसी भी कंडक्ट के। देन अब हम उन राइटर्स की बात कर लेते हैं, उन ड्रामेटिस्ट की बात कर लेते हैं जो कि सख्त खिलाफ थे सेंटिमेंटलिज्म के, सेंटिमेंटल कॉमेडी के। अब इनमें पहला नाम आता है ओलिवर गोल्डस्मिथ का। ये तो बिल्कुल ना, मतलब बिल्कुल ये इसके अगेंस्ट थे, सिर्फ कॉमेडी में अपनी। अगर हम इनके देखें ना, इनकी सीरियस, इनकी पोएम जो है डेजर्टेड विलेज, और इनका जो नॉवल है द विक ऑफ वेकफील्ड, इसके अंदर इन्होंने सेंटिमेंटल एटीट्यूड यूज़ किया था, लेकिन अगर हम कॉमेडी की बात करें तो बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये क्लियरली बोलते थे, ठीक है, कि ये जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है ये नहीं होनी चाहिए और ये ड्रामा को स्पॉइल कर रही है। अब इनका एक वर्क था शी स्टॉप्स टू कन्क्वायर, इसके अंदर इन्होंने ना फुल जेन्युइन ह्यूमर दिखाया, कोई सेंटिमेंटल कॉमेडी की आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, हल्का सा भी टच नहीं था, ठीक है। और जो करेक्टर्स थे इनके, जो पोएम्स, सीरियस पोएम्स थी, और मतलब इनकी जो ट्रेजेडीज थी और नॉवेल्स थे, उनकी तरह इसके अंदर भी ना इन्होंने जब इन्होंने कॉमेडीज़ भी लिखी तो उसके अंदर इन्होंने ये एलिमेंट सेम रखा कि जो करेक्टर्स होते थे वो अपनी एज को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, रियल, बहुत ज़्यादा रियल करेक्टर्स होते थे। और ये सब कुछ जो हो रहा होता था ना, ये किसी फिक्शन में, किसी फेरी लैंड में नहीं हो रहा होता था, बहुत ही होमली और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में हो रहा होता था। अच्छा, नेक्स्ट नाम आता है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन का। अब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि फ्रेंडली से, बहुत ही चीयरफुल, लोगों को मज़ा आ जाता था देख के इनके वर्क्स को। इन्होंने रेस्टोरेशन कॉमेडी को वापस लाए थे, उसमें से उनकी जो इम्प्योरिटीज़, रेस्टोरेशन कॉमेडी की जो इम्प्योरिटीज़ थी और नैरोनेस थी, अपने वर्क्स के अंदर से इन्होंने उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया था, लेकिन फॉलो उसी को किया था। इन्होंने बहुत ही जीनियल और रोमांटिक एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत चीयरफुल सा, बहुत फ्रेंडली सा, ठीक है, और स्लाइटली फेरी टेल्स वाला टच देते हुए इस तरह का इन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। अब वो इस तरह नहीं कि मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, वो उस सेंस में।
और इनके जो करेक्टर्स होते थे वो एक ना लाइट हार्टेड और बहुत ही मतलब जैसे मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, चेयरफुल, फ्रेंडली, लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर में इनके करेक्टर्स मूव करते थे। सेंटिमेंटलिज्म के तो थे ही अगेंस्ट, उन्होंने उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया था और ये रियलिज्म ले आए थे। ठीक है, ऐसा रियलिज्म जिसमें ना मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होता था, फ्रेंडली होता था, ठीक है, और लोगों को खुश करने वाला होता था। इनके वर्क्स के अंदर कोई मैसेज नहीं होता था, लेकिन ना मतलब एज ही फोकस द मोस्ट एडमायरेबल वे ऑफ लिविंग इज़ टू बी जनरस एंड ओपन हार्टेड। इसके अलावा कोई मैसेज नहीं होता था इनका। और इनके वर्क्स के अंदर जो डिफेक्ट था ना वो ये था कि इन्होंने ना चेयरफुलनेस को, फ्रेंडली नेचर को इतना ज़्यादा ना मतलब सब कुछ ना इन्होंने इतना ज़्यादा से फोकस किया था लाइट हार्टेडनेस को कि कोई डेप्थ नहीं थी इनके वर्क के अंदर। ठीक है, कोई भी नहीं, इमोशंस के इतने अगेंस्ट चले गए थे, कोई डेप्थ रही नहीं थी इनके वर्क्स के अंदर। और ह्यूमन नेचर की जो न्यू इंटरप्रिटेशंस हैं वो नहीं थी इनके वर्क्स में। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर देना, और अगर आपको लगे इम्पॉर्टेंट मतलब यूज़फुल लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।